पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, welcome back to the next lecture of Network Analysis and Synthesis. In today's lecture, students, we are going to start a new topic. This topic is mentioned in the 5th unit of your syllabus. The topic is two-port network. ठीक है ना? वैसे तो सिलेबस वाइज अगर आप देखो तो आपको ये टॉपिक लास्ट यूनिट में मेंशन्ड है और सिर्फ एक हेडिंग है, बट टेक्निकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, दोनों ही ब्रांचेस के लिए बच्चों टू पोर्ट नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. रीजन बीइंग इट इज रिलेटिवली इजी टू स्कोर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर के क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान होंगे अगर आपको केवीएल और केसीएल आता है. दूसरी चीज, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हम उनके रिलेटिव फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट लाइक वी ऑलवेज डू. सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को डिकोड करते हैं. पहली चीज, टू पोर्ट नेटवर्क. अब नेटवर्क आप जानते हो, नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस भी आप जानते हो. टू मींस दो टर्मिनल्स रहे होंगे. अब ये पोर्ट शब्द क्या आ गया? व्हाट डज दिस पोर्ट वर्ड मींस? तो देखिए, मैंने राइट में लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट. अ टर्मिनल पेयर इज कॉल्ड अ पोर्ट इफ द करंट एंटरिंग एट वन एंड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द करंट लीविंग द अदर टर्मिनल. ये इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट यहां पर टर्मिनल की जगह अगर हम एंड लिख दें तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. एक एंड से जितना करंट एंटर हो रहा है, दूसरे एंड से उसका ही इक्वल एंड ऑपोजिट करंट लीव होना चाहिए. अब यहां पर देखिए, मान लीजिए मैं एक पोर्ट बनाऊं या मैं एक नेटवर्क बनाऊं ऐसा, और मैं आपसे कह रहा हूं यहां से I1 करंट एंटर हो रहा है, तो यहां से बच्चों करंट क्या लीव होना चाहिए? -I1. ठीक है ना? ये तो फॉर श्योर है कि यहां से निकलने वाला करंट -I1 होगा. ठीक है ना? या माइनस ऑफ सम करंट की वैल्यू होगा. तो इसको इजीली लिखने के लिए हम यहां पर करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे दिखाएंगे. ठीक है ना? किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में. अब I1 I2 के रिलेशन हम चेक करेंगे. फाइन. ये पोर्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है. टू पोर्ट नेटवर्क और पोर्ट में कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है ना? चलो अब जरा कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं. जैसे अगर आप पहली फिगर देखें, फिगर 1, दिस फिगर 1, आप इसमें देख रहे हो आपके पास एक ही पोर्ट है. फिगर 2 में भी एक ही पोर्ट है, मगर फिगर 3 में दो पोर्ट हैं. दो पोर्ट का मतलब आपके पास दो सेपरेट एंड्स हैं. एक से आप इनपुट दे सकते हो, दूसरे पे आप आउटपुट ले सकते हो. तो वो सभी प्रैक्टिकल सर्किट्स जो आपने अभी तक देखे हैं, जहां पर इनपुट और आउटपुट के लिए आपके पास अलग अलग फैसिलिटी है, वो सभी नेटवर्क मेरे टू पोर्ट नेटवर्क हो गए. जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने या सभी ने बच्चों फर्स्ट ईयर में ट्रांसफार्मर देखा है. ये देखिए, ऐसा कुछ आपका ट्रांसफार्मर का सर्किट है. यहां से आप इनपुट देते हो, यहां से आप आउटपुट लेते हो. ठीक है ना? फाइन. तो आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग पोर्ट्स हैं. तो ट्रांसफार्मर मेरा एक टू पोर्ट नेटवर्क है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करते हैं. आप सभी ने एम्पलीफायर सर्किट्स देखे हैं. आप सभी लोगों ने एम्पलीफायर सर्किट्स देखे. मैं कॉमन एमिटर बना रहा हूं. ये ईडीसी में भी आपने इस तरीके के सर्किट्स बार बार देखे हैं. आरसी, यहां से कहीं से आप आउटपुट लेते हो और यहां पे कहीं पे आप इनपुट देते हो. तो इस एम्पलीफायर सर्किट में भी आप देख रहे हो कि आपके पास दो फैसिलिटीज हैं, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग. तो मेरा एम्पलीफायर सर्किट या ट्रांजिस्टर के बहुत सारे सर्किट्स भी एक टू पोर्ट नेटवर्क के सर्किट को क्वालिफाई करते हैं. ठीक है ना? देखो, जब तक आप फिजिकल एग्जांपल्स नहीं देखोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट योरसेल्फ विद द टॉपिक. तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको एक एक फिजिकल एग्जांपल दिखा दिया, जो 100% आपने अभी तक पढ़ा होगा इन सभी का डिटेल. चलिए अब जरा टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ
वैल्यूज पे आते हैं कि कैसे हम टू पोर्ट नेटवर्क को डिफाइन करेंगे। बहुत टेक्निकल चीजें हैं। एक बार अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ध्यान से देख लिया तो टू पोर्ट नेटवर्क आपको हमेशा आसान ही लगेगा। चलो अब यहां पर पहली चीज देखिए, मेरे पास हमेशा चार पैरामीटर्स होंगे। इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनपुट पोर्ट का करंट, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट। ठीक है ना, ये मेरा एक टू पोर्ट नेटवर्क है। तो बच्चों एक टू पोर्ट नेटवर्क में मेरे पास हमेशा 4 वेरिएबल्स होंगे। ये सभी लोग याद रखेंगे हमेशा। इन 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब इनकी वैल्यू सर्किट के किसी और पैरामीटर पे कभी नहीं डिपेंड करेगी। 2 वैल्यूज 100% डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे और 2 वेरिएबल्स आपके हमेशा डिपेंडेंट होंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टू पोर्ट नेटवर्क में पोर्ट 2 हैं और 4 वेरिएबल्स हैं, V1, I1, V2, I2। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक टू पोर्ट नेटवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए या पूरी तरीके से कैरेक्टराइज करने के लिए मेरे पास कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, तो जरा देखिए, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 2 हमेशा डिपेंडेंट हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं। जरा अगर आप 4C2 को सॉल्व करें, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए यू रिक्वायर 6 पैरामीटर्स। आप सभी लोग ये तो जानते हैं पैरामीटर्स का नाम, बट ये नहीं जानते कि 6 ही पैरामीटर क्यों चाहिए मुझे टू पोर्ट नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए। ठीक है ना, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए मुझे 6 पैरामीटर्स चाहिए। मुझे पूरे टू पोर्ट में इन्हीं 6 पैरामीटर्स को एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहले इनका नाम जान लेते हैं। पहला होता है बच्चों Z पैरामीटर। Z पैरामीटर, या इसको मैं इंपिडेंस पैरामीटर भी बोलता हूं, इंपिडेंस पैरामीटर। ठीक है ना, Z पैरामीटर और इंपिडेंस पैरामीटर। दूसरा होता है बच्चों मेरा Y पैरामीटर, इसको मैं एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलता हूं। ठीक है ना। तीसरा होता है मेरा H पैरामीटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस H पैरामीटर के फॉर्म में ही करते हो, इसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक, इसके बाद आपका आता है T पैरामीटर। T पैरामीटर, इसके कई नाम हैं। इसको हम ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं या ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं। ये जब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा 2 और पैरामीटर होते हैं। एक होता है इनवर्स T, इसको T डैश बोलते हैं, और एक होता है आपका इनवर्स H, जिसको बोलते हैं G पैरामीटर। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर आप H और T पढ़ रहे हो तो T डैश और G आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यही 6 पैरामीटर्स एनालाइज करने हैं, या स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको इन्हीं 4 पैरामीटर, टॉप 4 पैरामीटर्स पे फोकस करना है। Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर एंड T पैरामीटर। अब आगे के लेक्चर में हम सीक्वेंशियली इन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ये हर पैरामीटर किन वेरिएबल्स को रिलेट करता है, कौन कौन से डिपेंडेंट हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं, इनके इक्विवेलेंट सर्किट्स क्या हैं, यही सब हम आगे के लेक्चर में अब एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम Z पैरामीटर उठाते हैं। चलिए सबसे पहले Z पैरामीटर्स एनालाइज करेंगे। एनालिसिस से पहले लेट अस ट्राई एंड राइट दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो Z पैरामीटर्स के केस में V1 V2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2। ठीक है ना। अच्छा, सिंस V1 V2 I1 I2 के फंक्शन है तो मेरा I1 और I2 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और मेरे V1 और V2 बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ये ध्यान रखेंगे, अगर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट किया तो लॉजिक गलत हो जाएगा। तो दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फाइन। अब लिखते कैसे हैं देखिए, नॉमेनक्लेचर पे ध्यान दीजिएगा।
V1 V2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं इज Z पैरामीटर मैट्रिक्स इंटू I1 I2, ठीक है ना, ऐसे मैं लिखता हूं। अब ये Z पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होती है, Z क्या होती है, देखिए Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ये हो गई मेरी Z पैरामीटर मैट्रिक्स। अगर मैं Z की वैल्यू रख दूं तो V1 V2 इज इक्वल टू Z11, Z12, Z21, Z22 इंटू I1 एंड I2। ये बच्चों मेरा Z पैरामीटर का मैट्रिक्स हो गया। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, मेरी इक्वेशन आएगी V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, सभी को आता है। V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको केवीएल इक्वेशंस दिखाई देंगी। ऑब्वियसली ये केवीएल इक्वेशंस है। देखिए करंट इंटू इंपिडेंस वोल्टेज देगा, तो वोल्टेजेस को मैं रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं वोल्टेजेस को रिलेट कर रहा हूं। तो अगर मैं वोल्टेजेस को रिलेट कर रहा हूं तो 100% मेरे पास केवीएल की इक्वेशन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो अब यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे Z पैरामीटर एग्जिस्ट करें तो ध्यान रखेंगे कि I1 और I2 इंडिपेंडेंट है। I1 और I2 में आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये क्लॉजेस हैं। ये सभी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अटैच्ड हैं, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, अगर मुझे Z11 की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं Z11 इज V1 अपॉन I1 अगर मैं I2 को 0 कर दूं। देखिए इस इक्वेशन में अगर I2 0 हो जाए तो Z11 की वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन Z1। अब यहां पर चाहे आप कोई भी पैरामीटर पढ़े टू पोर्ट का, किस पैरामीटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। तो V1 अपॉन I1 इसको बोलते हैं, ये नाम बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस विद आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ठीक, देखिए नाम इसी फॉर्मूले में है। I2 को मैंने 0 कर दिया, मतलब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट है। I2 मेरे आउटपुट पोर्ट की करंट थी, बेसिक डायग्राम पर फोकस करें तो जब मेरा आउटपुट ओपन पोर्ट है तब, अच्छा V अपॉन I इंपिडेंस है, ये ऑब्वियसली वोल्टेज और करंट का रेशियो इंपिडेंस है। अच्छा ड्राइविंग क्यों है, इनपुट क्यों है, ये आप समझ रहे हो, क्योंकि V1 अपॉन I1 है इसलिए इनपुट है। ड्राइविंग क्यों है, ड्राइविंग इसलिए है क्योंकि यही इंपिडेंस मेरे इनपुट पोर्ट को ड्राइव कर रहा है। अगर आप दूसरी इक्वेशन देखो यहां पे, अगर मैं आपसे बोलूं Z22 क्या होगा, तो Z22 क्या होगा बच्चों, V2 अपॉन I2 और साथ में क्या होगा, Z22 विल बी V2 अपॉन I2। कंडीशन क्या है, I1 शुड बी 0। तो अब ये क्या है, ये भी मेरा ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंस हुआ, ये भी मेरा ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंस हुआ, लेकिन ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपिडेंस हुआ। ध्यान देंगे, दिस इज माई ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपिडेंस विद इनपुट ओपन सर्किट। फाइन, दिस इज ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपिडेंस विद इनपुट ओपन सर्किट। ऐसे ही मैं Z12 निकाल सकता हूं। Z12 क्या होगा, अब Z12 और Z21 पे ध्यान दीजिएगा। Z12 की वैल्यू होगी V1 अपॉन I2, कब, जबकि मेरा I1 0 है। अब अगर मुझे इसको नाम देना है V1 अपॉन I2 तो मैं क्या दूंगा, अब देखिए लॉजिक ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक पोर्ट का वोल्टेज किसी दूसरे पोर्ट के करंट से रिलेटेड होगा तो वहां पर मेरे पास हमेशा ट्रांसफर इंपिडेंस आएगा। ध्यान रखेंगे, हमेशा ट्रांसफर इंपिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया ट्रांसफर इनपुट इंपिडेंस, ठीक है, दिस इज माई ट्रांसफर इनपुट इंपिडेंस। ऐसे ही
Z21 अगर मुझे निकालना है तो Z21 का वैल्यू क्या आएगा इस इक्वेशन से, देखिए दिस विल बी V2 अपॉन I1, तब जबकि I2 मेरा 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसफर आउटपुट इंपिडेंस, दिस विल बी ट्रांसफर आउटपुट इंपिडेंस। ये ध्यान रखेंगे, नॉमेनक्लेचर्स पर हमें विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ये साथ में ऐड कर लीजिएगा कि कब क्या ओपन है कब क्या शॉर्ट है, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा हम फिजिकली अगर आपसे बोले कि हमें Z11, Z12, Z22 और Z21 इनके सर्किट बना के दिखाइए, या ये किसी टू पोर्ट नेटवर्क में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देखो Z11 और Z22 तो आप दिखा सकते हो कि कैसे हैं। कुछ ऐसा होगा, अगर मैं Z11 की बात करूं, ये अगर मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है तो Z11 मैं ऐसे देखूंगा, ठीक है ना, और Z22 मैं ऐसे देखूंगा, लेकिन Z12 और Z21 इनको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मतलब आई कैन नॉट लुक इनटू दीज इंपिडेंसेस थ्रू अ सर्किट। रीजन क्या है, क्योंकि ये किसी एक पोर्ट के वोल्टेज को किसी दूसरे पोर्ट के करंट से रिलेट कर रहे हैं। बात को समझिएगा, ये मैंने बहुत डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, प्लीज गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं, आपने कई जगह देखा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ने अभी तक इनपुट इंपिडेंस, इसके बारे में भी बात की होगी, इनपुट इंपिडेंस। तो अगर आप देखो तो Z11 इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज Z11, अभी हमने निकाला हुआ है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। Z11 इज V1 अपॉन I1, और अगर मैं Z इन की बात करूं तो Z इन भी तो यही होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। भाई Z इनपुट इज इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो अगर आप दोनों सर्किट में एनालॉजी निकालो तो आपको लगेगा कि Z11 और Z इनपुट तो एक ही चीज है, मगर यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है दोनों चीजों में। देखिए Z इन कब हम लेंगे और Z11 कब लेंगे, ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है जो मैंने लिया है। अगर मैं बेसिक टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूं, वापस से आता हूं अपने बेसिक टू पोर्ट नेटवर्क, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। यहां पर जो मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है, इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद लोड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद लोड, मतलब मैंने आउटपुट पोर्ट पे कोई लोड नहीं लगाया। जब मेरा आउटपुट पोर्ट पे लोड नहीं है, उस केस में मैं Z11 की बात करूंगा, और अगर मैं अपने आउटपुट पोर्ट को लोड से टर्मिनेट कर दूं बच्चों, तो मैं Z इन की बात करूंगा। मतलब Z इन मेरा सर्किट कब पढ़ेगा, जब ये अगर मेरा सर्किट है, मान लिया दिस इज इनपुट पोर्ट प्लस माइनस V1, दिस इज I1, दिस इज माई आउटपुट पोर्ट प्लस माइनस V2, दिस इज I2, और साथ में मैं इस पोर्ट को टर्मिनेट कर दूं एक लोड रेजिस्टेंस से। ये मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया IL। अब मैं अगर इधर से देखूंगा तो मुझे Z इन दिखाई देगा। ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम ट्रांसफर इंपिडेंस पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत रेडिली इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं बच्चों Z पैरामीटर के सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज पे, वो है उसका इक्विवेलेंट सर्किट। जरा पहले इक्वेशंस देखते हैं जो हमने Z पैरामीटर के लिए लिखी थी। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। दूसरी इक्वेशन थी V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है ना। अब एक चीज मुझे क्लियर हो चुकी है कि ये दोनों KVL इक्वेशंस हैं। अब मुझे Z पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं कैसे बना रहा हूं। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर मैंने लगा दिया Z11, यहां से मैंने करंट दे दिया I1 ऐसे, और यहां पे मैंने लगा दिया बच्चों Z22, यहां से मैंने करंट दे दिया I2, और ऑब्वियसली प्लस माइनस ये मेरा इनपुट पोर्ट का वोल्टेज हो गया होगा,
और प्लस माइनस ये मेरा आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज हो गया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल एज वेल। अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं, पहली इक्वेशन में V1 इसको लिख सकता हूं V1 माइनस Z11 I1 माइनस Z12 I2 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसे ही KVL सीखा है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। इस इक्वेशन से मुझे सर्किट बनाना है, तो अब यहां से अगर मैं KVL लगाना शुरू करूं तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, V1 माइनस I1 Z11, लेकिन जो अगला टर्म आ रहा है बच्चों वो आ रहा है Z12 I2। अब I2 तो दूसरे पोर्ट का करंट है, मैं पहले पोर्ट पे हूं, मतलब पहले पोर्ट को दूसरे पोर्ट पर मुझे रिलेट करना है। दैट मींस पहले पोर्ट के वोल्टेज की डिपेंडेंस है किस पे, दूसरे पोर्ट के करंट पे। तो जब कभी भी डिपेंडेंस आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर एक डिपेंडेंट सोर्स लगाते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूं, मैं एक डिपेंडेंट सोर्स लगा लूं। अच्छा, सिंस ये मैं KVL की इक्वेशंस लिख रहा हूं तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा। अगर मैं कहीं KCL लिखूंगा तो बच्चों मैं वहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स लगाऊंगा, बट यहां तो मैं KVL लिख रहा हूं तो मैं इसको अगर लिख दूं I2 इंटू Z12। अब अगर आप यहां KVL लगाओगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही मैं स्मार्टली यहां पे भी कर लेता हूं। तो आई गेस आप अभी तक समझ गए होंगे कि यहां पे भी मैं एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा लूंगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू बच्चों कर दूंगा Z21 इंटू I1। क्लियर है? तो दिस इज हाउ आई ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ Z पैरामीटर। क्लियर है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें भी है, वो हम वैसे जब टू पोर्ट नेटवर्क का न्यूमेरिकल का एक सेपरेट लेक्चर करेंगे जिसमें सभी पैरामीटर्स के सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं वाई पैरामीटर्स। बच्चों वाई पैरामीटर शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरा देखिए। अगर मैं ये सभी Z पैरामीटर्स देखूं तो देखिए, चाहे Z11 की बात हो, चाहे Z22 की, चाहे Z12 की, चाहे Z21 की, मैं सभी पैरामीटर्स की वैल्यू तभी निकाल पा रहा हूं जब मैं कोई एक इनपुट या आउटपुट में से पोर्ट ओपन सर्किट कर रहा हूं। मतलब Z पैरामीटर्स मैं तभी निकाल सकता हूं जब मैं कोई एक पोर्ट ओपन सर्किट कर रहा हूं। यही रीजन है कि Z पैरामीटर्स को ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। देखिए, सभी पैरामीटर्स के कई सारे नाम हैं, तो आपको सभी नाम याद रखने हैं। आपसे सेमेस्टर में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वाई पैरामीटर्स क्या है। वाई पैरामीटर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, दे आर कॉल्ड एडमिटेंस पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो जैसे Z पैरामीटर इंपिडेंस की बात कर रहा था, वैसे ही Y पैरामीटर बच्चों एडमिटेंस की बात करता है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहती है I1 I2 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2। देखिए चेंज हो गया, वहां पर V1 V2 I1 I2 का फंक्शन था, यहां I1 I2 V1 V2 का फंक्शन है। तो V1 V2 मेरे कैसे वेरिएबल हो गए? ऑब्वियसली दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल मेरे इंडिपेंडेंट हो गए और ये वेरिएबल बच्चों मेरे डिपेंडेंट हो गए। क्लियर है ना? ये चीजें समझनी पड़ेंगी। चलो अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। I1 I2 मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेते हैं। इज रिटन एज Y11 Y12 Y21 Y22 इंटू V1 V2। तो यहां से मैं इक्वेशंस भी इजिली लिख सकता हूं, बहुत इजिली लिख सकता हूं। इक्वेशन क्या आएंगी? I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 क्या आ जाएगा? Y21 V1 प्लस Y22 V2। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब देखिए Y होता है एडमिटेंस, ठीक है ना, और एडमिटेंस होता है इंपिडेंस का रेसिप्रोकल। तो अगर मैं Y को 1/Z लिख दूं तो हर टर्म मेरा V/Z लिखा है। V/Z क्या होता है? करंट। तो ये भी करंट, ये भी करंट, ये भी करंट।
तो बेसिकली यहां पर मुझे इक्वेशंस कैसी मिल रही है, केसीएल की इक्वेशंस मिल रही है। तो देखो मैं ऑलरेडी नेटवर्क के शुरू में भी बता चुका हूं, जब कभी भी केवीएल की इक्वेशन मिलेगी तो मैं प्रेफरेबली मेश एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा। जब कभी भी प्रेफरेबली या जब कभी भी मुझे करंट की इक्वेशन दिखेगी तो मैं प्रेफरेबली नोड एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा। तो जब अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे जेड पैरामीटर निकालना है तो इजिली ये सर्किट पे डिपेंड करता है कि मैं नोड यूज करूं या मेश, बट अगर मुझे सिर्फ वाई ही पूछ रहा है तो मुझे नोड का इस्तेमाल करना है, वहां से क्वेश्चंस रिलेटिवली इजीली सॉल्व होंगे। क्लियर है ना? अब यहां पर अगेन सेम लॉजिक है, मैं सभी टर्म्स की वैल्यू लिखना चाहता हूं। तो क्लियर है भाई, y11 कैसे लिखूंगा, y11 विल बी इक्वल टू i1 अपॉन v1 व्हेन v2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप खुद गेस करिए कि क्या होना चाहिए। v1 अपॉन i1 क्या था, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट नाम से पूछता है। ऐसे ही y22 क्या होगा, y22 विल बी i2 अपॉन v2, कब, जबकि v1 0 है। ये क्या होना चाहिए, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस। अभी तक आई होप आप लोग लॉजिक समझ रहे होंगे कि मैं नाम कैसे दे रहा हूं। ऐसे ही y21 क्या होना चाहिए, y21 होना चाहिए i2 अपॉन v1 जब मेरा v2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए नाम क्या दे रहा हूं, यहां पर मेरा नाम होगा, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड। ऑब्वियसली आई और वी अलग अलग पोर्ट के हैं तो ट्रांसफर शब्द तो लगना ही है। फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, दिस इज फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ध्यान रखेंगे। अच्छा फॉरवर्ड क्यों है भैया, फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि 2/1 का रेशियो है। देखिए 2/1 का है। ऐसे ही y12 क्या होगा, ऊपर से इक्वेशन देखते हैं, y12 विल बी i1 अपॉन v2, कब, जबकि v1 0 है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। क्लियर है? तो नाम इंपॉर्टेंट है कि नाम कैसे डिकोड कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और देखिए, चाहे कोई भी पैरामीटर हो, मैं इसकी वैल्यू तभी निकाल पा रहा हूं जब मैं किसी एक पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं। तो y पैरामीटर्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है बच्चों शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। ठीक है ना? तो ये सब अलग अलग नाम हैं। क्लियर है? नाम आपको सभी पता होने चाहिए। अब देखिए यहीं से मैं फिर से सर्किट बनाने की कोशिश करता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया है तो आप खुद सर्किट ट्राई करिए, क्या सर्किट आना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी, i1 was y11 v1 प्लस y12 v2, i2 was y21 v1 प्लस y22 v2। अब यहां पर देखो ये दोनों ही मेरी केसीएल की इक्वेशन है। अब आपने रेजोनेंस सर्किट भी पढ़ा है, अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया, जब रेजोनेंस सर्किट बता रहे थे या वैसे भी जब आपने फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था, जब कभी भी मैं वाई पैरामीटर्स या एडमिटेंस में काम करता हूं तो प्रेफरेबली ये कोशिश करता हूं कि पैरेलल सर्किट बनाऊं। ठीक है ना? क्यों पैरेलल सर्किट बनाऊं ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे दिखा, भाई ये क्या है, i1 इस, ये भी कोई करंट है, ये भी कोई करंट है, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही तो है। यहां से i1 चल रही होगी, कुछ करंट यहां जा रही होगी, कुछ करंट यहां जा रही होगी, ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। यहां से क्या हो रहा होगा, यहां से i2 चल रही होगी। देखो मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूं जिससे आपको रटना ना पड़े सर्किट। अगर आप लॉजिक समझ जाओगे तो सर्किट भी बना लोगे, याद नहीं करना पड़ेगा, वरना बहुत से बच्चे याद करते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। अब i2 ये भी करंट, ये भी करंट, मतलब कहीं कोई नोड होगी जहां से करंट ब्रेक हो रही होगी, ये पक्का है। ठीक है ना? तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिक क्या है,
जो लॉजिक हमने जेड पैरामीटर में लगाया था, ये फर्स्ट पोर्ट का करंट है, ये फर्स्ट पोर्ट का वोल्टेज है, तो ये तो भाई ठीक है, हम एक ही पोर्ट के वोल्टेज और करंट में बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं ये टर्म देखता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई पहले पोर्ट का करंट दूसरे पोर्ट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो आई एम 100% श्योर कि यहां पर डिपेंडेंट सोर्स आएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये करंट सोर्सेज हैं, केसीएल है, तो कैसा डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए या करंट डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए? गेस करिए, ऑब्वियसली करंट डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से कहीं I1 चला होगा, ठीक, सबसे पहले उसने क्या दिया होगा, ऐसे, इसको मैं बोल देता हूं Y11, ठीक, और इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अगर समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं याद करना पड़ेगा, वरना भाई याद ही करना पड़ेगा। ये हो गया Y12 V2, समझ रहे हैं आप? अगर इस पोर्ट का वोल्टेज V1 है, ऑब्वियसली V1 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसका वोल्टेज V1 होगा। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि पैरेलल में है, तो मैं यहां पर V1 वोल्टेज लगा देता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यही चीज मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है। लेक्चर्स अगर आप सारे फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा नेटवर्क में, ये गारंटी है। और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है कि भाई इतनी चीजें रट ना पाओगे, याद ना रख पाओगे। और जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार अगर नेटवर्क में बैक लग गई तो फाइनल ईयर तक क्लियर नहीं होगी। ये हो गया Y22 और ये हो गया Y21 V1, क्लियर है? इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया, ये बच्चों मेरा बन गया पूरा सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, और ये सभी को समझ में आया होगा। अब डिफरेंस देखिए, जेड पैरामीटर के सर्किट को मैंने बोला ओपन सर्किट, वाई पैरामीटर के सर्किट को मैंने बोला शॉर्ट सर्किट। वो था ओपन सर्किट इंपिडेंस, ये है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस। क्लियर है? फाइन। अब जरा देखते हैं कि क्या मैं जेड और वाई पैरामीटर को रिलेट कर सकता हूं। भाई बहुत मिलते, अगर इंपिडेंस और एडमिटेंस रिलेटेड हैं तो जेड और वाई पैरामीटर्स भी तो रिलेटेड होने चाहिए। तो क्या मैं कन्वर्जन कर सकता हूं, इंटर कन्वर्जन? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, इनवर्स। अब देखो भाई, लॉजिक क्या कहता है, V इज इक्वल टू Z इंटू आई, ये मेरी पहली मैट्रिक्स थी, राइट, Z पैरामीटर्स की। और Y यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू, या इसको हटाता हूं, Y पैरामीटर की लिखता हूं। Y पैरामीटर की क्या थी, I इज इक्वल टू Y इंटू V। फाइन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो इसको लिख सकता हूं 1/Y इनवर्स इंटू आई। अब अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं भाई, तो मुझे क्या दिख रहा है, Z इज Y का इनवर्स। क्लियर है? Z इज Y का इनवर्स। तो देखो, मैं Z और Y पैरामीटर में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, Z पैरामीटर की मैट्रिक्स लिख देता हूं, Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक। और Y पैरामीटर की मैट्रिक्स लिख देता हूं, Y11, Y12, Y21, Y22, और मुझे भाई निकालना है इसका इनवर्स, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। वैसे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अदरवाइज इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। यहां से मैं इनवर्स निकालता हूं। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है ना, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। उसमें कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर आई जे और साथ में वैल्यू, ठीक। तो इतना नाटक अगर आपको नहीं करना है, वैसे आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि इनवर्स कैसे लिखा जाता है। ये ट्रिक केवल 2x2 के मैट्रिक्स में काम करती है।
2x2 के मैट्रिक्स में क्या रूल है, मैंने नोट्स में रूल क्लियरली लिखा है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को रिवर्ट कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये है, मैं इनवर्स लिख रहा हूं सीधे, तो y11 को y22 से एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, ध्यान रखेंगे, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको नेगेटिव कर दीजिए भाई, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको नेगेटिव कर दीजिए, तो आपको सीधे वही मिल जाएगा, ठीक है। बट यहां पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट y तो वैसे ही रहेगा, तो यहां से मैं डायरेक्टली इनवर्स लिख सकता हूं, फाइन। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, z11 का वैल्यू क्या है, z11 इज y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y आपको बताने की जरूरत नहीं है, y11 y22 माइनस y12 y21, ठीक है ना। ऐसे मैं z12 भी लिख सकता हूं, z21 भी लिख सकता हूं और z22 भी लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हो कैसे मैंने z और y को रिलेट किया, ऐसे ही मैं y को z के टर्म्स में भी रिलेट कर सकता हूं। देखिए सभी पैरामीटर्स का इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में तो नहीं मेंशन्ड है बट क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, आसानी क्या हो जाती है, मान लीजिए आपको केसीएल नहीं आता, मान लिया आप नोड एनालिसिस नहीं जानते लेकिन मेश एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको आती है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y पैरामीटर निकालो, आपने केसीएल लगा के z पैरामीटर निकाल लिया, z पैरामीटर का y से आपको रिलेशन मालूम था, वहां से आपने फटाफट y पैरामीटर निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग h पैरामीटर और ABCD या ट्रांसमिशन पैरामीटर और बाकी दोनों इनवर्स देखेंगे। साथ ही अगर लेक्चर बहुत लेंदी नहीं हुआ तो we'll also see the condition of symmetry and reciprocity. As I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay safe and most importantly study well because semester exams बहुत नजदीक हैं। अब कोई भी टाइम नहीं बचा है, जिन्होंने अभी भी पढ़ना नहीं चालू किया है, start studying. Fine. Thank you.